अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तैयारी भी कर रही है, मगर साथ ही हुकूमत के साथ इंगेजमेंट के इशारे भी दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ऐलान कर चुके हैं कि अगर इमरान खान तक रसाई ना दी गई और इमरान खान और बुशरा बीबी के तमाम मुकदमात मेरिट के मुताबिक ना सुने गए तो 27 सितंबर को पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। एक तरफ पीटीआई रहनुमा पेशावर से 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो उनके हुक्म पर लॉन्ग मार्च ख़त्म भी किया जा सकता है। तो हुकूमत के लिए सवाल यह है कि क्या वो इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात की इजाज़त देगी, जो उनका कानूनी हक है, या फिर अदम इस्तेहकाम को दावत देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो कल खुद यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि आपस में इख्तलाफात भुलाकर नफरतों को ख़त्म करें, पाकिस्तान सबका है। तो फिर क्या हुकूमत इसके लिए पहल करेगी या वही रवैया बरकरार रखेगी जिसके तहत 8 महीने से इमरान खान से अहले खाना की मुलाकात नहीं होने दी गई है। दूसरी तरफ सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए तो तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों में है। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि पार्लियामेंट रहे तो हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाए। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो बात करें, पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुज़ाकरात करें तो हम तैयार हैं। हम वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनकी पोजीशन को कानूनी जवाब फराहम नहीं करना चाहते। स्पीकर ऑफिस में भी मुज़ाकरात ना करने की यही वजह है कि हम उनको कानूनी नहीं मानते। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह भी कहा कि मैं मोहसिन नकवी की सिस्टम कोलैप्स करने की बात की तायद करता हूँ। मोहसिन नकवी ने जिस मर्ज की निशानदही की वो दुरुस्त है, लेकिन उनकी जानिब से तजवीज़ की गई दवा गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि मंगल 11 अगस्त को अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो पीटीआई के मुंतखब अरकान सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। लेकिन अगर जुमेरात 13 अगस्त को भी ये हटदर्मी कायम रही तो रात 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना देंगे। और फिर 11 अगस्त को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पीटीआई के मुंतखब अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ऐलान कर दिया कि रजिस्ट्रार ने हमें यकीन दिलाया है कि अगले हफ्ते इमरान खान की 5 पटिशन्स लगा दी जाएंगी। हमारा मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि हम एहतजाज को मौखर करते हैं। और फिर गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात और उनके इलाज के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं और जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को इन मुकदमात की समाअत करेगा। जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम इस 3 रुकनी बेंच में शामिल से सहाफ़ी असनात मलिक की खबर में लिखा है कि इससे पहले ये मामला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में कायम बेंच सुन रहा था और गुज़िश्ता माह उस बेंच ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जेल में पार्टी रहनुमाओं, अहले खाना और वकला के साथ होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसीलात तलब की थी। ताहम अब बेंच की तश्कील नौ कर दी गई है क्योंकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वकीलों का कहना है कि शायद पहली बार पीटीआई को ऐसा बेंच मिला है जिसकी कार्रवाई के नतीजे की पेश गोई नहीं की जा सकती। तीनों जजेस दयानतदारी और गैर जानिबदारी के हवाले से मजबूत शोहरत रखते हैं। सहाफ़ी हसनात मलिक के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद से जस्टिस शाहिद वहीद मौजूदा हुकूमत के पसंदीदा जजेस में शामिल नहीं रहे। उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाए गए आईनी बेंचेस के लिए भी नामजद नहीं किया गया। बेंच में शामिल दूसरे जज जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस इख्तिलाफी नोट पर दस्तखत करने वालों में शामिल थे जिसमें करार दिया गया था कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल गैर आईनी है। उन्होंने उस अक्सरियती राय से भी इख्तिलाफ किया था जिसमें 3 जजेस को, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर भी शामिल थे, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने की हिमायत की थी। उन्होंने 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी समेत पीटीआई के रहनुमाओं को बादस गिरफ्तारी जमानत भी दी थी। जबकि बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दस्तखत करने वालों में शामिल थे जिसमें 29 दिसंबर 2022 के उस हुक्म को ख़त्म कर दिया गया था जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दायर किए गए 10 अरब रुपए के हतक इज़्ज़त के मुकदमे में इमरान खान का दिफा का हक ख़त्म करने की तौसीक की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा पटिशन्स में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन, अहले खाना और कानूनी टीम को इमरान खान तक रसाई की इजाज़त दी जाए, जबकि उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी उनके ख़ानदान को फराहम किया जाए। इसके अलावा इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने भी अदालत से रुजू किया है और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच भी जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की सरबराही में जेल में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 16 दिन से कराची के नौजवान मीर रज़ा अली की पुरअसरार मौत का केस जहां उनके वालिदैन के लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बनकर सामने आया है, तो वहीं सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस भी अपने इक़दामात की वजह से एक के बाद एक तनाज़े में फंसते चले गए। और अभी तक ये सवाल मौमा बना हुआ है कि 28 जुलाई की रात को घर से निकलने से लेकर 29 जुलाई को लाश मिलने तक मीर रज़ा अली के साथ
आखिर हुआ क्या था? पहले पोस्टमार्टम की खामियों और पुलिस की पहली तहकीकाती टीम की नाक़िस तफ्तीश और गफलत की वजह से केस बहुत ज़्यादा उलझ गया था। मगर अब नई तहकीकाती टीम नए सिरे से तहकीकात कर रही है। ताहम अब भी तहकीकात में ये सिरा नहीं मिला कि मीर रज़ा अली की मौत कैसे और किन हालात में हुई। मीर रज़ा अली के केस की तफ्तीश में पुलिस की कई खामियों में से एक खामी ये भी थी कि 2 हफ्ते तक मीर रज़ा अली के वालिदैन का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया गया और वालिदैन अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पुलिस हुक्काम और तहकीकाती टीम से मुसलसल दरख्वास्तें कर रहे थे, जिसके बाद कल बिलाखिर 15 दिन बाद मीर रज़ा अली की फैमिली के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। पुलिस के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन अली और उनके वकील जिब्रान नासिर हमारे प्रोग्राम में आए। मीर हुसैन अली ने बताया कि 15 दिन बाद पुलिस ने हमारा बयान रिकॉर्ड कर लिया है, नई तहकीकाती टीम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। अब पुलिस भी तस्लीम कर रही है कि मीर रज़ा अली का कत्ल हुआ है। मीर हुसैन अली ने पुलिस की पहली तहकीकाती टीम की तफ्तीश पर भी सवालात उठाए और रिकॉर्ड की टेम्परिंग पर उनसे तफ्तीश का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वो चाहते हैं कि मीर रज़ा अली की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक पंजाब फॉरेंसिक लैब से कराया जाए और पुलिस ने इस पर रजामंदी का गुज़िश्ता रात जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब की वजह से आप मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन अली और उनके वकील जिब्रान नासिर का मुकम्मल इंटरव्यू नहीं देख सके थे, इसलिए हम ये इंटरव्यू आज नशर कर रहे हैं। मीर हुसैन अली साहब, आप वालिद हैं मीर रज़ा अली के, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा वकील जिब्रान नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर हुसैन साहब, ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं आप, बहुत ज़्यादा कभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, कभी मीडिया पर आवाज़ उठाना, कभी प्रोटेस्ट करना, फिर पुलिस से मुतालबात करना, फाइनली एक नई तफ्तीशी टीम बनी है और फाइनली आपका बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया है। इत्मीनान है आपको, जो आपने उनके सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे जो कि इस ख़त में भी रखे गए हैं, वो सब रखे, उन्होंने कुछ यकीन दहानी कराई? जी, यकीन दहानी भी कराई और तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है इस टीम के साथ, बहरहाल कोऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब आगे चल के क्या होता है। बहरहाल आज आफ्टर 15 डेज़ आज बयान हो गया हमारा। आज 161 का जो बयान होना था वो हो गया, जो पहले पिछली टीम को कर लेना चाहिए था। बहरहाल अभी तक तो जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या रात में कुछ होता है, सुबह कुछ हो जाता है। मगर अभी आज जो बयान हुआ है, अब देखते हैं कि इस बयान के बाद पुलिस और किस चीज़ पे जाती है और किस तरह तफ्तीश करती है। तो ये तो आज 4th डे हो गया इस नई टीम के साथ हमारा। परसों हम जाए वक़्वा पे भी गए थे, उस पर भी जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की थी वो भी फॉरेंसिक पे गई हैं। तो आज मोबाइल के हवाले से और जो वॉच है उसके हवाले से भी उसकी हमने पंजाब के फॉरेंसिक पे एतमाद किया है कि वहाँ, क्योंकि बेस्ट वही है इस वक्त पाकिस्तान पे। खत में भी लिखा था कि पंजाब फॉरेंसिक लैब से कराया जाए, तो ये तस्लीम किया उन्होंने आपके मुतालबा? हाँ जी, हमने तो बता दिया है, हमारा कॉन्फिडेंस उधर ही है पंजाब फॉरेंसिक पे। और उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ओके, जो आपकी मर्जी। इस बात के लिए राज़ी नजर आए? जी 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 जी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुतालबात आपकी तरफ से किए गए थे उस पर भी वो माने कि किस तरीके से आप चाह रहे हैं, जो कि जिब्रान नासिर ने इस ख़त में भी मेंशन किए थे कि हम उन्हीं लाइंस पर जाके तहकीकात करेंगे, या आपको कहीं से ये तो नहीं लगा, जो कि पिछली टीम के हवाले से आप बारहा कह चुके हैं कि वो इस डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाते थे कि सुसाइड ही की गई थी, ऐसा तो कोई तासुर नहीं मिला? नहीं, ऐसा कोई तासुर नहीं मिला जी। मर्डर एक्सेप्ट करते हैं, मर्डर तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब तो इसको कहने की कोई बात नहीं है कि बार बार हम सुसाइड की बात करें। मर्डर जिस तरह हम पहले दिन से कर रहे थे, सब ब्रूटल मर्डर, और उसको तशद्दुद करके, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करके मारा गया, तो वो तो अब पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है और मेरे ख्याल में आईजी साहब ने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने अपने प्रेस में भी बताया, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर ने भी किया। जी 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 जी। तो कोताहियाँ अब कहाँ से हुई हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है, हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता, उम्मीद है इन पे ट्रस्ट हमने किया। पहले हमने सोमरो साहब पे भी किया था, समीउल्लाह सोमरो साहब पे, मगर उन्होंने ट्रस्ट को ठेस पहुँचाया, कोशिश की मेरे बच्चे की बॉडी की लाश के ऊपर खेलते हुए, मतलब खेलने की कोशिश की और उसको नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की पूरा सुसाइड की तरफ। तो मैंने गुजारिश यही की है कि इनको भी जो टेम्परिंग की गई, इनको भी आप से तफ्तीश करें कि कहाँ आपने किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की और कौन कौन सी चीज़ों को आपने कोशिश की कि टेम्परिंग की जाए। ठीक। जिब्रान, आपने जो ख़त आज लिखा गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, और ज़ाहिर है अपने क्लाइंट की तरफ से लिखा, उसमें तफ्तीश किस तरीके से होनी चाहिए उस पर भी कुछ सवालात उठाए। आपने देखा होगा मीडिया पर ये चल रहा है कि जो उनका फेसबुक अकाउंट है वो 28 तारीख को निकलने से पहले घर से डीएक्टिवेट हो गया था और फेसबुक का मैसेज भी आ गया था कि आपका 28 अगस्त को ये जो अकाउंट है, अगर ये बंद कर दिया जाएगा 27 अगस्त को, 30 दिन का टाइम आपके पास है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया जाए कि मोबाइल को खोला गया था, नहीं खोला गया था, उनकी जो वॉच है उसको 28 तारीख से पहले बाद में खोला गया था, नहीं खोला गया था, कितनी दफ़ा एक्सेस किया गया, और मेटा को भी लिखे जाए, एप्पल को भी कानूनी के मुताबिक अगर लिखा जाए तो एक्सेस होगा। क्या वजह है कि इस डायरेक्शन में आप कह रहे हैं कि तहकीक की जाए?
देखिए, हमारा बुनियादी मकसद ये नहीं है बताना तफ्तीशी अफसर को या तफ्तीशी टीम को कि आप तफ्तीश किस डायरेक्शन में लेके जाएं, मगर चूँकि वालदैन की ज़िम्मेदारी मुलजिम के पकड़े जाने पे ख़त्म नहीं होगी, मुलजिम के मुजरिम साबित करने पे ख़त्म होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम चार्जशीट और मुलजिम प्रोड्यूस करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देगी, मगर उसके बाद आपको पता है साल 2 साल 3 साल का एक मर्डर ट्रायल है और वालदैन की जर्नी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कन्विक्शन ना हो जाए, और ऐसी कन्विक्शन साउंड एविडेंस और जजमेंट पे जो अपीलेट कोर्ट भी स्टार्ट करे। आपने ख़ुद माशाल्लाह लीगल लिटरेसी के लिए आपने तहरीर किया एक ड्रामा जिसमें आपने यही पेचीदगियाँ बताएं कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही से ना हो तो ट्रायल में क्या मुश्किलात पेश आती हैं। बतौर वकील मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं ना सिर्फ आज का मगर आने वाला जो लीगल इनका इंटरेस्ट है और सेफगार्ड और इनके राइट्स हैं इनको आगाह करूं और उसी को प्रोटेक्ट करते हुए मैं बोलूं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल ना उठे। NCCI के पास कोई इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं है, पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास है। पहले ही बहुत मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई मेडिकल रिपोर्ट को, ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने की, पुलिस वालों ने जो अपनी कोताहियाँ छुपा के स्केपगोट करना चाह रहे थे MLO को इंटायरली, तो पंजाब फॉरेंसिक लैब से वो कराइए। दूसरा जो इनके बयानात का मसला था, देखिए पहला सवाल जो होगा ना मुद्दई से अदालत के अंदर जब ये खड़े होंगे हल्फ लेके मीर हुसैन साहब, तो पूछेंगे कि जी आपने FIR कब कटाई, वो बोलेंगे 29 तारीख को, और बयान कब हुआ 13 तारीख को। तो फिर इल्ज़ाम लगाएंगे क्या 16 दिन तक आप खुद से मफरूज़े बना रहे थे कि मैं किसको फंसाऊँ, किसके खिलाफ बयान दूँ। ये तो आफ्टर थॉट है, कानून में कहलाता है। तो इनकी गवाही वीक हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र फाइनली आज इनकी गवाही हो गई। देन इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसका इंटरनेशनली रिकवरी टाइम है कि वंस अकाउंट इज़ डिलीटेड 30 डे में अगर आप रिकवर करना चाहें, वरना वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। हमने वो 30 डे की टाइमलाइन और क्या लवाजमात उसके लिए ज़रूरी हैं, हाउ टू अप्लाई टू मेटा, और एप्पल का फ़ोन अगर अनलॉक हो जाए तो उसकी 90 डे की लिमिट है उसको खुलवाने के लिए। हमने ये टाइमलाइन स्ट्रेस की है, ये ना हो वक्त गुजर जाए और फिर तफ्तीशी टीम बोले जी इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। और मेटा को लिखा जाए और कानूनी प्रोसीजर के तहत लिखा जाए तो वो कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल करते हैं। भी करते हैं। आपके पास अगर मैजिस्ट्रेट का वारंट हो कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, तो दे हैव नो रीज़न। देखें ये वो वाला केस नहीं है कि जहाँ किसी ने कोई ट्वीट की है और उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रही है जिस तरह एक्टिविस्ट के हवाले से या सामाजिक कारकुन के हवाले से होता है। वहाँ मेटा और एप्पल जो है ये नहीं इतना पार्टिसिपेट करते। दिस इज़ अ होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन, एक मर्डर हुआ है, एक ब्रूटल मर्डर हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें सामने लाना बहुत ज़रूरी थी, बर वक्त लाना ज़रूरी थी कि इसमें मज़ीद ताख़ीर ना की जाए, स्पेशली गिवन दीज टाइमलाइंस। और जो CCTV अभी तक घूम रहा है यूट्यूब के ऊपर वो मुकम्मल नहीं है। कुछ आपने क्लिप्स काट के जो नैरेटिव बनाया था खुदकुशी का सिर्फ वो दिखाता है। उससे कुछ देर पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन ताक़ुब कर रहा है, और उस 36 घंटे के अरसे में, चूंकि अब ये बात भी साबित आ गई कि 4:38 पे सुबह जब गायब हो रहा है मीर रज़ा, तो उसके 12 घंटे तक वो और हयात था। उसका टाइम ऑफ डेथ इज़ बिटवीन 5 and 7 इन द इवनिंग। वो 12 घंटे कहाँ था? तो इसलिए उस CCTV को, उस एरिया को रिकवर करने की ज़रूरत है। जो खुशाइन बात है वो ये है, अगेन मैंने आपसे कहा कि जी आप हमारे तमाम तर एतराज़ात लें, उसको रैशनलाइज करें, रीज़न करें। हम कोई ज़बान बंद नहीं करते तफ्तीशी टीम के। उन्होंने सबको रीज़नेबल जाना और उन्होंने सबको एक्सेप्ट और एडमिट किया और उन्होंने कहा जी हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब जहाँ तक यह बात हो रही है कोताही की, बार बार कोताही तो गलती होती है जी, कोताही तो नागहानी होती है, गैर दानिस्ता होती है, ठीक है, गुड फेथ में होती है, जिसको हम ऑनेस्ट मिस्टेक कहते हैं। ये मुजरिमाना गफलत भी नहीं है, ये जराइम है जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है इस केस के साथ। और मैं बार बार आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा, IG साहब के पास और AIG साहब के पास सुनहरी मौका है कि वो अपने आप को अलहदा करें इस मैस से, एंड दे कैन ओनली डू दैट बाय होल्डिंग द प्रीवियस टीम अकाउंटेबल। उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो। आज अगर एक MLO ने एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट बनाई थी और उसकी वजह से वो एक्टिव MLO ड्यूटी से हट गया है और उसकी इंक्वायरी हो रही है पुलिस सर्जन ऑफिस में, तो जो SSPs जिन्होंने 14 दिन बर्बाद करके इसको सुसाइड डिक्लेयर किया, वो क्यों अपने ओहदे पे हैं? इज़न्ट ही स्टिल द CIA, SIU, SSP? क्या अभी भी कराची के तमाम हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे? तो पूछिए कराची की आवाम से, सर्वे कराइए जो हाल मीर रज़ा के केस की इन्वेस्टिगेशन का किया है, और कौन चाहता है उनकी केस की तफ्तीश जो है वो SSP समीउल्लाह से उम्र करे। दे नीड टू बी मेड एन एग्जाम्पल, ताकि हम कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकें कि ये डिले इनका था, ये प्रूव हुआ, इनको सजा भी हुई, चाहे वो सस्पेंशन हो, इंक्वायरी हो या जेल हो, बट ट्रायल उससे मजबूत होगा। ये मीर रज़ा के इंसाफ के लिए जरूरी है कि whoever has wronged him, चाहे उसके कत्ल में या कत्ल के बाद उस कत्ल को खुदकुशी बनाने में, सबको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये आम नुक्ता है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई कि मीर रज़ा अली की वालदा ने फुटेज मांगी थी,
उन्हें फुटेज दी भी गई और ये कहकर दी गई कि ये कंप्लीट फुटेज है, मगर वो बाद में एडिटेड फुटेज निकली जिसमें वो जानना चाह रही थी। ये क्या हुआ था और क्या मामला आपने रखा उनके सामने? हम पहली बात तो हम पहले दिन से मांग रहे हैं, दूसरे तीसरे थर्ड डेट से मांग रहे हैं। हमें बोला कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, हमें वीडियोस नहीं दी। और जो भी वीडियोस दी हैं वो बिल्कुल एडिटेड वीडियोस दी हैं, छोटी वीडियोस दी, मतलब उतनी वीडियोस दी जिसमें वही बात है जो जिब्रान बता रहे हैं कि सुसाइड का बात है कि वो चलता हुआ जा रहा है, ख़त्म। यानी किसी एक कैमरे की भी पूरी कंटिन्यूटी उन्हें नहीं दी, हालांकि मांग रहे थे आप। जी बिल्कुल, हालांकि वहां पर और भी कैमरे मौजूद हैं, मगर किसी एक कैमरे की भी पूरी नहीं दी। और इसमें ये चीज़ हमारे साथ फिरोजाबाद SHO कर रहे थे। और आज आपने ये बात सामने रखी, उन्होंने कहा कि हम देंगे। जी बिल्कुल कहिए जी। और ये आज जो खबरें चल रही हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर आ गया कि 27 अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मैंने पहले भी कहा था, जितना सफाक के मर्डर है, बायोमेट्रिक्स मिटाना, चेहरा मस्क करना, एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढना जहां हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है बजाय उसके जहां पे उसको बॉडी को डंप किया गया है। तो ये लोग जानते हैं, ये माहिर लोग हैं। तो मुझे बताइए कि उसकी डेथ से पहले तो चले जो एक्टिविटी हुई आपने उस पर डाल दी। हमारे पास वो भी प्रूफ है ईमेल का कि 31 जुलाई को, दैट इज 2 days आफ्टर हिज डेथ, दोपहर को 2:58 पे उसका iCloud एक अननोन वेब ब्राउजर से लॉगिन किया गया है। द फैमिली डज नॉट इवन हैव, फैमिली के पास भी उसके iCloud का लॉगिन और पासवर्ड नहीं है। तो कौन लॉगिन कर गया, किसके पास एक्सेस है? तो मैं फिर वही बात कहूंगा, क्या इसका फोन हैक हुआ था? क्या किसी ने हैक करके इसकी चीजें डिलीट की ताकि इसका डिजिटल ट्रेस ना मिले? इसलिए आप दरख्वास्त में आपने लिखा है कि कितनी दफा फोन खोला गया, बंद हुआ, कितनी दफा स्मार्ट वॉच को एक्सेस किया गया, लिखा है कि हैक भी देखें हुआ या नहीं हुआ, हैक हुआ या नहीं हुआ। तो ये तफ्तीशी टीम ने इस यकीन दिलाया कि इन तमाम एंगल्स पे करेगी। आपको ये बात कही जी। और क्योंकि जिब्रान आपका एक्सपीरियंस है, इन तमाम चीज़ों की तहकीक हो सकती है, तफ्तीश हो सकती है, पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकती है जी। आप ये तक बता सकते हैं लॉग्स देख के पावर स्टेट में कि ये फ़ोन पिछले 12 घंटे में कितनी बार ऑन ऑफ हुआ है। हर एक चीज़ का लॉग होता है। आपकी एक्सपर्टीज़ उसकी होनी चाहिए और नियत होनी चाहिए। मैंने जो अपनी तरफ से सवाल प्रपोज किए, मैंने लिखा जी आपके इजाफी सवाल बिल्कुल होंगे जो आप इन्वेस्टिगेशन टीम के हों, मगर ये बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन फोरेंसिक रिपोर्ट में हो। ये ना हो कि जी मोबाइल चला गया, 1 महीने बाद फोरेंसिक रिपोर्ट आई और वो 2 लाइनों की थी। बिकॉज फोरेंसिक एजेंसी कहती है कि जब आप हमें डिवाइस देते हैं, वो 4 GB की हो या वो 4 TB की हो, हमें बताएं आपको इसमें से क्या चाहिए। ये थोड़ी कि हम A to Z सब कुछ एक एक फाइल खोल के आपको देखेंगे। तो वो क्यूरी, वो क्वेश्चनर जाता है इन्वेस्टिगेशन टीम की वजह से। मैंने उस क्वेश्चनर को इन्फॉर्म करने की कोशिश की इन लाइट कि जो शवाहिद इस केस में आए हैं, जो कुछ होता रहा है। और अगेन मैं कहूँगा, तफ्तीशी की अफसर का काम चार्जशीट के साथ ख़त्म हो जाएगा, वालदैन की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। इनका असल तवील मरहला शुरू होगा जब फ़र्द जुर्म आयद होगी, वो मुल्ज़िम सामने खड़ा होगा और हमें उसे मुजरिम साबित करना होगा। तो हम तफ्तीश को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हमने इस पूरे अरसे में किसी तफ्तीशी अफसर ने अगर कोई सजेशन भी की है, पुरानी टीम या कुछ, हमने कोई इलीगल डिमांड नहीं की, किसी को उठा लो बगैर, कई जुमला नहीं बोला उसको उल्टा टांग के 2 छितर लगाओ, हमने नहीं बोला। हमने कहा जी किसी को हरास ना करें, बाय लॉ चलें, बाय द बुक चलें। आपके पास वारंट लेने की भी सलाहियत है, 302 का मुकदमा है, कॉग्निजेबल है। अगर आपने अरेस्ट डालना है तो प्रॉपर्टी डालिए। सो एटलीस्ट बॉडी लैंग्वेज और जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव है। बट लाइक आई सेड कि कारकर्दगी तो उन्होंने दिखानी है ना जी। इवेंचुअली बंदा पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ये सवाल तो फिर नई तफ्तीशी टीम उसको आपको बेहतर आंसर करेगी। और मेरे साथ किसी को पर शक है आपको इस हवाले से? जाहिर उन्होंने पूछा भी होगा, वैसे आपको किसी पर शक है कि जो इसमें मुलविस हो सकता है? देखें जी, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, तमाम चीज़ें हमने दी हैं। अब ये चीज़ें दूर करना पुलिस का काम है। हमने तो जो हमसे पूछा गया, हम उसके रिलेट से जो रज़ा के साथ रिलेट से उनकी तमाम चीज़ें हम पुलिस को फराहम कर चुके हैं। पहली टीम को भी फराहम कर चुके हैं, जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम को भी फराहम कर चुके हैं जिन्होंने टाइम ज़ाया किया हमारा। और अब जो है नई टीम को भी हमने फराहम किया। होप देखें इनसे क्या इसका रिजल्ट मिलता है। 13 अगस्त की रात है, नौजवान कराची का, पाकिस्तान का जानना चाहता है। कल जश्न आज़ादी है। आज़ाद पाकिस्तान का क्या मतलब है कि इसमें अगर मैं तरक्की का ख्वाब देखूं, एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब देखूं, रोज़गार कमाने का और पैदा करने का ख्वाब देखूं, तो कल को कहीं मेरी कामयाबी मेरे गले तो नहीं आ जाएगी, कोई मुझे मेरी कामयाबी की वजह से ही तो बेमाना तरीके से कत्ल नहीं कर देगा। तो यह पैगाम पाकिस्तान हुकूमत और पुलिस क्या देना चाहती है कि नहीं, आप महफूज हैं, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा, या जिन्होंने रजा को इबरत का निशान बनाना चाहा उनकी दहशत का राज होगा। ये बुनियादी सवाल है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के सामने। बड़ी आम बात कर रहे हैं जिब्रान। मीर साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस आज जो रात है वो उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि रज़ा के लिए, रज़ा बेसिकली अगर चाहता तो पाकिस्तान से बाहर जा सकता था, मगर उसने 6 साल जो स्ट्रगल करते हुए इससे 13 अगस्त की रात 14 अगस्त के लिए जो चीज़ें करता था, वो आप जनरेशन से पता करें कि वो उसने सजावट करना, भादराबाद पे सजावट करना, सॉन्ग्स लगाना पाकिस्तान के लिए और जनरेशन को जमा करना, सारे आउटलेट्स पे जमा करना, आज उसी के लिए
शारा फैसल नर्सरी के ऊपर, उसकी जो जिस तरह वो बनाता था अपना इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान के लिए, उसको बना रहे हैं गम के साथ साथ, मगर उसके जो एम्स थे या जो उसके ड्रीम्स थे उसके लिए आज नौजवान जो है ना वो नर्सरी के ऊपर निकली हुई भी है। और IBA में भी इस हवाले से बात हो रही है। अल्फ़ा कॉलेज में भी 13 अगस्त जिस तरह वो सेलिब्रेट करता था, तो ये मैं कहूँगा कि बस अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। मैं बहुत आज की रात बेसिकली हमारे लिए हम वही डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा अजीब सी रात है, क्योंकि रज़ा नहीं है। और वो 3-4 बजे हमें ख़ुद कॉल करके बुलाता था कि आओ हमारे साथ, मतलब सेलिब्रेट करना है हमने। तो वो आज सेलिब्रेशन हम मिस कर रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चे को भी मिस कर रहे हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इसके लिए। सारे कहते हैं ना कि मत पूछो कि कौम ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है, ये पूछ दाओ कि तुमने कौम के लिए क्या किया है। रज़ा तो 6 साल रहा है IB ग्रेड होने के बाद, कौम के लिए रोज़गार पैदा किया है, एफर्ट किया है, लोगों को प्रमोट किया है, अपने हम उम्रों को इंस्पायर किया है कि इस मुल्क में फ्यूचर है। अब जिन हालात में रज़ा गया है, तो अब सवाल है कौम से कि आप रज़ा के लिए क्या करेंगे और रज़ा के वालिदैन के लिए क्या करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 79 बरस का होने जा रहा है पाकिस्तान, और हमें फ़ैसला करना है और इस मुल्क के नौजवानों को क्या पैगाम देना है। ये पैगाम देना है कि वो अगर मुल्क पर भरोसा करेंगे, भरोसा करके मुल्क में सरमायाकारी करेंगे, रोज़गार के मौक़े पैदा करेंगे, तो उन्हें एक दिन मार दिया जाएगा। और फिर इंसाफ के लिए उनके वालिदैन भटकते फिरेंगे, इदारे उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, और पुलिस वो करेगी जो मीर रज़ा अली के केस में किया। या फिर उनको ये एतमाद देना है कि वो मुल्क में रुकें, मुल्क में सरमायाकारी करें, मुल्क पर भरोसा करें, तो उनका भी मुस्तकबिल रोशन होगा और मुल्क का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। ये फ़ैसला करे सिंध पुलिस, ये फ़ैसला करे सिंध हुकूमत, और ये फ़ैसला करें रियासती इदारे कि इस मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। लाहौर के टाउनशिप पुलिस स्टेशन में 2 ख़वातीन की पुरअसरार मौत का मामला अब तक हल नहीं हो सका है, और इब्तिदाई पोस्टमार्टम की बुनियाद पर और जुडिशल मजिस्ट्रेट की इस रिपोर्ट के बावजूद कि 2 ख़वातीन पर टॉर्चर नहीं किया गया था, पुलिस पर सवाल उठ रहा है। और पुलिस जो मौक़िफ़ अपना रही है, उस हवाले से हमने डॉक्टर्स से रब्ता किया। इब्तिदाई रिपोर्ट को भी 3 डॉक्टर्स के साथ शेयर किया, और उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया वो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये सवाल पुलिस के अपने मुतज़ाद बयानात की वजह से उठ रहा है कि दोनों ख़वातीन की एक साथ पुलिस की हिरासत में मौत कैसे हो गई। 4 अगस्त को पुलिस ने 2 ख़वातीन को हिरासत में लिया, और फिर हिरासत के दौरान 2 से 3 घंटे में उनकी हालत ख़राब हो गई, और फिर अचानक एक साथ उनकी मौत हो गई। 10 दिन गुजरने के बावजूद अब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि ख़वातीन को थाने लाए जाने से लेकर उनकी मौत तक के चंद घंटों के दौरान क्या हुआ था। थाने में ख़वातीन एहलकार मौजूद क्यों नहीं थी। 6 अगस्त को दोनों ख़वातीन का पोस्टमार्टम किया गया, और मंगल को दोनों ख़वातीन की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन के फेफड़ों पर काले धब्बे पाए गए थे, और दोनों ख़वातीन यानी अनमोल और आमना के दिल पर मुतादिद क्लॉट्स थे, जबकि दोनों के जिगर, गुर्दे और मैदा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद पाए गए। पोस्टमार्टम में दोनों ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला, मगर आमना के सीधे हाथ पर मुतादिद इंजेक्शन लगाने के निशानात पाए गए। दोनों रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया कि मौत की हतमी वजह जानने के लिए खून और जिस्मानी आज़ा के नमूने, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। इसी तरह 5 अगस्त को जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि बज़ाहिर लाशों पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे, मगर 10 दिन गुजरने के बावजूद अब तक मौत की असल वजह सामने नहीं आई है। अहम बात यह है कि पहले SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने दावा कर दिया था कि दोनों ख़वातीन तवील अरसे से मंशियात इस्तेमाल कर रही थी, और पुलिस स्टेशन लाने से पहले उन्होंने मुबैना तौर पर कोई इंतहाई नशा आवर चीज़ इस्तेमाल की थी। इसी तरह DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने दावा कर दिया था कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ख़वातीन मंशियात की आदी थीं, और ख़दशा है कि दोनों ख़वातीन की मौत ज़्यादा मिकदार में नशा इस्तेमाल करने की वजह से हुई। मगर अब कि जब सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ से सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि ख़वातीन की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है और वो एडिक्ट थी, तो CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक़ ने कहा कि किसी ने कैटेगोरिकली कभी भी नहीं कहा कि मौत मंशियात की ओवरडोज से या एडिक्शन से हुई है। एक अफसर का बयान था कि इम्कान हो सकता है, और जो रिकॉर्डिंग मिली है उसमें उन ख़वातीन ने 2 इंजेक्शंस का जिक्र किया है कि वो हम इस्तेमाल करती रही हैं, और एक खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाजू पर मल्टीपल निशानात आए हैं। इसमें एक ऑफिसर का बयान शायद ये आया था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि बज़ाहिर जब कोई वजह सामने नज़र ना आए जिसमें कोई टॉर्चर हुआ हो, तो एक प्रज्यूम किया जाता है कि मे बी कोई इस तरह की कोई एडिक्शन ना हो। और सेकेंडली जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग मिली है उसमें उन्होंने 2 इंजेक्शंस का जिक्र किया है ख़वातीन ने, एक डेक्सा का और एक एवल का।
कि वो हम यूज़ करती रही हैं। और प्लस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक खातून के बाजू पे मल्टीपल निशान आए हैं सिरिंजेस के इंजेक्शन के, तो उस बात पे ये चीज़ थी और उसको किसी ने कैटेगोरिकली कभी भी नहीं कहा कि वो मंशियात की ओवरडोज से या एडिक्टेड थी। सीसीपीओ लाहौर ने यह भी कहा कि दोनों खवातीन की मौत की असल वजह हतमी रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी, मगर हमने इस हवाले से 3 सीनियर डॉक्टर से रब्ता किया। उनके साथ दोनों खवातीन की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर की और सीसीपीओ लाहौर का ये बयान भी शेयर किया और पूछा कि क्या इन 2 इंजेक्शंस की वजह से 2 खवातीन की एक साथ इस तरह मौत हो सकती है। तो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये इंजेक्शंस तो हम किसी मरीज़ को एलर्जिक रिएक्शन से बचाने के लिए देते हैं और इनसे दोनों खवातीन की इस तरह अचानक एक साथ मौत वाकई नहीं हो सकती। तीनों डॉक्टर्स ने दोनों खवातीन के एक साथ मरने, इब्तिदाई पोस्टमार्टम का वक्त एक ही होने, एक्सरे ना होने और एक जैसी रिपोर्ट आने पर भी सवाल उठाया और ये कहा कि बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जिनके जवाब हतमी रिपोर्ट में सामने ज़रूर आने चाहिए। पंजाब पुलिस के रवैये और कंडक्ट पर सवाल उठ रहा है और मुसलसल उठ रहा है, क्योंकि पंजाब पुलिस पर मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इसी तरह सीसीडी पंजाब पर भी मुसलसल इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मुतादिद मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। फ़लस्तीन, लबनान और दीगर इलाकों में मासूम शहरियों का कत्लेआम करने वाले इसराइली फ़ौज के अहलकार संगीन जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। यानी इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन, लबनान और दीगर इलाकों में इतने मजालिम ढाए हैं कि इस कत्लेआम में शामिल इसराइली फ़ौजी खुद जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस बात का इंकशाफ खुद इसराइली अखबार हैरेट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है, जिसमें खातून साबका फ़ौजी अफसर की कहानी बयान की गई है जो इसराइली फ़ौज में काम करने के बाद शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि गज़ा में गोलाबारी करके आम शहरियों की जानें लेने वाली इसराइली फ़ौज के साथ काम करने के बाद इसराइली फ़ौज की साबिक अहलकार याइल शदीद जहनी सदमे और गहरे पछतावे का शिकार हो गई है। जंग के दौरान खुद अपने साथी फ़ौजियों के हालात का सोचकर भी वो दबाव का शिकार है। वो कहती है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि जो कुछ मैंने किया, खुसूसन उन तमाम मारे गए बच्चों के हवाले से, उसका किसी हद तक कफ़ारा अदा कर सकूँ। रिपोर्ट के मुताबिक याइल ने अपनी असल शनाख्त ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त की। उसकी उम्र 22 साल है और उसने अगस्त 2022 में इसराइली फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उसने पहले जंगी तैयारी का कोर्स किया, फिर बुनियादी फ़ौजी तरबियत हासिल की और इसके बाद उसे आर्टिलरी कोर यानी तोपखाने की एक बटालियन में तैनात कर दिया गया। याइल के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी फायरिंग का हिसाब लगाना, अहदाफ तैयार करना और उन्हें गोलाबारी करने वाले फ़ौजियों तक पहुंचाना था। उसे गज़ा की पट्टी और लबनान दोनों जगह पोस्ट किया गया और उसने हज़ारों गोले दागने में फ़ौजियों की मदद की। लेकिन इसराइली फ़ौज से फारिग होने के बाद उसे अपने काम के नताइज का अंदाज़ा हुआ। वो कहती है कि मैं फ़ौज से निकली तो मैंने देखा कि कितने बच्चे मारे गए हैं। फिर मैंने इंटरनेट पर इस बारे में मालूमात सर्च करना शुरू कर दी। मैं उन महलों और देहातों के बारे में सर्च करती रही जिन पर हमने हमले किए थे। मैंने देखा कि उन जगहों पर बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। मैंने मुर्दा बच्चों की तस्वीर देखी। फ़ौज में हमें बताया जाता था कि हम सिर्फ दहशत गर्दों को मारते हैं, लेकिन ये झूठ है। गोलाबारी बिल्कुल दुरुस्त निशाना नहीं लगाती। फ़ौज के नज़दीक अगर गोला हदफ से 50 मीटर के दायरे के अंदर गिरे तो उसे कामयाब निशाना समझा जाता है। यानी इतने बड़े दायरे में जो भी मासूम मर गया, मतलब इसराइली फ़ौज का हदफ हासिल हो गया। याइल कहती है कि मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मुझे मुर्दा बच्चे और रोती हुई माएँ नज़र आती हैं। मैं तसव्वुर करती हूँ कि लाशें किस तरह उठाई जा रही होंगी। ये एहसास जुर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ता और छोड़ भी कैसे सकता है। मैंने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। अहदाफ फराहम करने वाली मैं ही थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी मुझी पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 साल पहले याइल इसराइली फ़ौज से फारिग हो गई थी, मगर जिस अमल का वो हिस्सा रही थी उसके नताइज का एहसास हर गुजरते लम्हात के साथ उस पर मज़ीद ज़्यादा वाज़े होता चला गया। याइल का इलाज करने वाले माहिरीन नफ्सियात में से एक ने लिखा कि वो नाकाबिल बर्दाश्त जहनी अजियत से गुजर रही है और उसमें सदमे के बाद जहनी तनाव की बीमारी यानी PTSD की तमाम नुमायाँ अलामात मौजूद हैं। उसकी जहनी कैफियत मुसलसल पेचीदा और निहायत मुश्किल होती जा रही है। इसराइली अखबार हैरेट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद अखबार ने जंग से पैदा होने वाले जहनी सदमात में मुब्तला 300 से ज़ायद अफराद से बात की है। उनमें से बाज़ ने सख्त जंगी तजर्बात के बाइस PTSD में मुब्तला होने की इतला दी। दूसरों ने शदीद एहसास जुर्म बयान किए। हालिया अरसे में शर्मिंदगी की वो रुकावट टूटने लगी है जो पहले इन बातों को छुपाए रखती थी।
अब ज़्यादा से ज़्यादा इसराइली फौजी उन इखलाकी पछतावों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका वो शिकार हैं और जो अक्सर गजा में जंगी जराइम को देखने या उनमें शरीक होने से मुताल्लिक़ होते हैं। याइल के मामले में यही तमाम जहनी और इखलाकी ज़ख्म मिलकर उसके PTSD का सबब बने। याइल कहती है कि वो दिन बहुत सख्त थे, वाक़यात इंतहाई शदीद थे, हमने लड़ाई रोकने का नाम ही नहीं लिया। मैं इस अज़ियत के साथ मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी, इस हकीकत के साथ नहीं जीना चाहती थी कि बच्चे मारे जा रहे थे और मैं उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सुनती और देखती हूँ। इसके बाद जहनी सेहत के अफसर ने हुक्म दिया कि याइल को जंगी जिम्मेदारियों से हटा दिया जाए। तकरीबन 2 माह बाद दिसंबर 2024 में इसराइली फ़ौज ने याइल को फारिग कर दिया, मगर जब वो घर वापस आई तो उसकी अलामात पूरी शिद्दत के साथ सामने आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है। वो कहती है कि मैं एक इंसान का सिर्फ साया बनकर रह गई थी। मुझे ज़िंदगी में कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती थी। हर चीज़ मुझे बेरंग और उदास दिखाई देती थी। हर रोज़ मुझे घबराहट के इतने शदीद दौरों का सामना करना पड़ता था कि मैं ख़ुद को नाखूनों से नोचती और ख़ुद को मारती थी। मैं शदीद अफसरदगी में मुब्तला थी। मैंने अपने स्कूल के बहुत से दोस्त खो दिए क्योंकि वो मेरी कैफियत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो समझ ही नहीं सकते थे कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक याइल सिर्फ पछतावे का शिकार नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ गुस्से में है। वो कहती है कि रियासत ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और जब मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी तो मुझे वो इलाज देने की भी ज़हमत नहीं की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं साबित करूँ कि मैं वाकई मुतासिर हुई हूँ और अपनी बाज़ाब्ता शनाख्त के लिए लड़ती रहूँ। रिपोर्ट के मुताबिक आज याइल मुसलसल इलाज करवा रही है, नफ्सियाती अद्वियात इस्तेमाल कर रही है और अपनी जहनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश कर रही है। वो बताती है कि फ़ौज में जाने से पहले मैं इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखती थी। मैं भी अरबों की मौत जैसे नारे लगाती थी। यही कहानी हमें स्कूल में सिखाई जाती थी और इसने मुझ पर बहुत असर डाला था। लेकिन जंग के बाद मुझे समझ आया कि हमास के जंगजुओं और आम फ़लस्तीनी शहरियों में फ़र्क है, जो अमन चाहते हैं, जो ज़िंदगी चाहते हैं। मैंने देखा कि गज़ा के लोग किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि तब्दीली ज़रूरी है और हमें बराबरी और अमन के लिए कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को बचाने का और हम सबको बचाने का यही वाहिद रास्ता है। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।